कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि इलॉन मस्क की गाड़ी टेस्ला को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए भारत सरकार इंपोर्ट टैक्स डिडक्ट करने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही और इसकी वजह से इलॉन मस्क काफी गुस्सा है। इस शॉर्ट्स को देखते हुए कई सारे लोग बहुत ऑफेंड हुए और कहने लगे कि भारत सरकार खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है टेस्ला को टैक्स डिडक्शन ना देते हुए। लेकिन मैंने सोचा ये बात जरा डिटेल में समझना ज्यादा जरूरी है कि इंडिया फिलहाल क्या डिमांड सकता है, टेस्ला क्या डिमांड सकती है, दोनों तरफ की पार्टी से सिनेरियो क्या है और एक्चुअल में जो विजन है भारत का ईवी से रिलेटेड वो किस तरीके से फिलहाल प्ले आउट कर रहा है इस टेस्ला इंडिया के सिनेरियो के अंदर, तो वही आज हम समझेंगे। पहले देश में ईवी के फ्यूचर को किस तरीके से देखा जा रहा है वो समझते हैं और स्पेसिफिकली भारत के हिसाब से समझते हैं। मानो ना मानो भारत आज भी एक लो टू मिडिल इनकम कंट्री है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो कि एक प्रॉमिस रखती है फ्यूचर को डिस्टर्ब करने का, तो उसका कॉस्ट इनिशियल डेज के अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेसिबिलिटी काफी कम लोगों के पास में होती है, सिर्फ अमीर लोगों के पास में होती है और बाई टाइम ये धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड करता है। यानी शुरुआती दिनों में एक्सपेंसिव होने की वजह से काफी कम लोग जो रिस्क भी लेना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आते हैं, लोगों के उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बेहतर बनती है, लोग उन्हें एक्सेप्ट भी करने लगते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में फ्यूचर बनेगी और धीरे धीरे जनरल लोगों के लिए भी यूजेबल बनता है। जैसे कंप्यूटर्स के साथ में हमने देखा कि लेट 60-70s के अंदर ये सिर्फ बड़ी कंपनीज और जो अमीर फर्म्स थी सिर्फ उनके द्वारा इसे इस्तेमाल किया गया, उनके द्वारा रिस्क लिया गया। धीरे धीरे 80s-90s में वेस्टर्न कंट्रीज में कंप्यूटर्स जो है वो घरों में आना शुरू हुए। 90s में जब भारत में भी कंप्यूटर आना शुरू हुआ तो उस टाइम पे सिर्फ कुछ बड़े लोगों के घर में वो दिखा करते थे, लेकिन आज के डेट में ऑलमोस्ट हर घर के अंदर आपको कंप्यूटर्स नजर आ जाएंगे। सेम चीज स्मार्टफोन्स के साथ में हुई, सेम चीज ईवीज के साथ में भी हुई और आगे जाकर ईवीज के साथ में भी यही होगा। अब ईवीज जब 21st सेंचुरी में सेकेंड एंट्री ले रही थी ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर, तब इंडिया एक फार फेच्ड मार्केट था, यानी इसकी वजह से भारत को एक खासा डिसएडवांटेज था। जो ईवीज की एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पहला चंक ऑफ पॉपुलेशन था उसके अंदर भारत नहीं आता था, जिसकी वजह से जो अमीर देश है नॉर्वे, यूरोप की कुछ कंट्रीज, अमेरिका, इनके अंदर ही ईवीज का पेनिट्रेशन सबसे पहले बढ़ना शुरू हुआ, जबकि भारत में यहाँ पर सोचा भी नहीं गया। इसकी वजह से भारत के सामने एक समस्या थी, वो ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर जो मिडिल इनकम से लेकर हायर इनकम वाले देश है वो ईवी एडॉप्शन में हमसे बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं और इस कॉम्पिटिटिवनेस में टिके रहने के लिए भारत के लिए जरूरी था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि वो भी इस रेस के अंदर कॉम्पिटिटिव रह पाए। और अभी ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा। अब बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। जब ये बात क्लियर हुई कि ईवीज फ्यूचर है, तब एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया भारत के अंदर, जो था हमारा फ्यूचर विजन ईवीज की तरफ से। हम सिर्फ ईवीज के यूजेज में आगे नहीं होना चाहते थे, लेकिन इसे एक मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे और इंडिया में ईवीज को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करने के हिसाब से ही हमारा विजन स्टार्टिंग से रखा गया। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर जो इनिशियल पॉलिसीज भी है ईवीज रिलेटेड, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा रिलेट करती थी, ना कि उसके सेल से रिलेटेड। और पब्लिक के कंपैरिजन में कंपनीज के लिए ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई थी। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि भारत के पास में ईवी बनाने के लिए कई सारे एडवांटेजेस थे। लेबर फोर्स हमारा सस्ता है, मार्केट हमारा बहुत बड़ा है जो कि ग्रो हो रहा है, सप्लाई चेन के अंदर ज्यादातर कंपोनेंट्स अवेलेबल है और जो चीजें अवेलेबल नहीं है उन्हें बनाने की क्षमता भारत रखता है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ये जानती थी कि अपने आप अगर वो ईवीज के लिए कोशिशें करती है तो इस इंडस्ट्री को भारत में ले पाना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है। और इसके लिए कई सारी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ईवीज के लिए पॉलिसीज बहुत पहले से निकाली गई, 2-3 साल पहले ही, जहां पर स्कूटर्स, बस से लेकर कार्स वगैरह सबको तगड़ा सपोर्ट दिया गया, चाहे फिर वो लैंड के हिसाब से हो, कहीं पर टेक्निकल कंसल्टेशंस हो, कहीं पर पानी हो, कहीं पर कुछ स्पेशल गवर्नमेंट पोजीशंस के हिसाब से उनको इजीली परमिशंस वगैरह देना हो, जिसके वजह से देश के अंदर ईवी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आना शुरू हुई और काफी बड़े कमिटमेंट्स हमें मिले। जैसे जैसे ये चीजें शुरू होना शुरू हुई और कंपनीज ने देखा कि भारत एक प्रॉमिसिंग मार्केट बन रहा है ईवीज के लिए, तब जाके इंडिया में सब्सिडीज वाली सिस्टम शुरू हुई। स्टेट जो है वो ईवी परचेज को सब्सिडीज दे रही थी ताकि गाड़ियां बिक पाए, और अगर गाड़ियां बिकना शुरू होती है, लोग उन्हें अडॉप्ट करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आई हुई कंपनीज है उन्हें भी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा नजर आएंगे, स्पेशली आने वाले कुछ टाइम बाद जब मार्केट भारत का एक बड़ा ग्रोइंग और पैसे वाला मार्केट होगा या फिर एटलीस्ट मिडिल क्लास मार्केट होगा। अब यहाँ पर टेस्ला बीच में कैसे घुसती है वो हम समझते हैं कंपेयर टू दूसरी ऑटोमोटिव कंपनीज। टेस्ला एक डिसरप्टर है, वो जिस भी मार्केट में एंट्री लेते हैं वो उनके लिए एक स्टेटमेंट होता है और वहां के मार्केट को डोमिनेट करने के हिसाब से ही टेस्ला वहां पर एंट्री लेता है। और जिसको इलॉन मस्क के बारे में जो सोचना है वो सोच सकते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी, उनकी गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी, जिस तरीके का प्रोडक्शन मॉडल उन्होंने अप्लाई किया है, और बेसिकली आज के डेट में फिर से अगर ईवीज की बात हम कर रहे हैं 80-90 सालों बाद में, तो वो उनके वजह से ही है और उनका क्रेडिट उनको देना बनता है।
जनरली जब भी इलॉन मस्क टेस्ला को लेकर किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो वहां की ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट के अंदर एक्सेलरेशन आता है और इसके लिए उन्हें हमें क्रेडिट देना ही पड़ेगा। बेसिकली टेस्ला के आ जाने की वजह से किसी भी देश के अंदर जो भी एक्टिव ऑटोमोटिव कंपनीज है वो अचानक से ईवी रेस में लग जाती है। इनफैक्ट भारत के अंदर भी जब इनिशियल हमें खबरें मिल रही थी कि टेस्ला एंट्री ले सकती है, उसी समय पर तेजी से हमें एक के बाद एक, चाहे फिर वो इंडियन कंपनीज हो या इंडिया में बड़ी स्केल पर ऑपरेट कर रही भारी कंपनीज हो, सबकी तरफ से ईवी के रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई। और ये सारी चीजें इंडियंस और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में भी थी। वो जानते थे कि अगर टेस्ला इंडिया में एंट्री लेती है तो इंडिया के अंदर ईवी का एक्सेलरेशन ज्यादा तेज हो जाएगा। 2 से 2.5 साल पहले ही कुछ स्टेट्स और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में बैठकर भी टेस्ला के ऑफिसर्स ने मीटिंग्स ली है भारत के अंदर उनके प्लान्स डिस्कस करने के लिए। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई वो समझते हैं। विजन ये था कि टेस्ला इंडिया में आकर गाड़ियां असेंबल करेंगी, उन्हें बेचेंगी और आगे जाकर मैन्युफैक्चर भी करेगी। लेकिन टेस्ला ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम कंप्लीटली बनी हुई गाड़ियां ही यहाँ पर लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और वो भारतीयों को बेचेंगे, ऐसी बात इन्होंने कही। 4 साल पहले ये बात थोड़ी अलग होती क्योंकि उस समय पर भारत के अंदर कोई भी ईवी मार्केट के अंदर था ही नहीं, स्पेशली एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। लेकिन पिछले 3 से 4 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कमिटमेंट्स भारत ने दूसरे कंट्रीज और कंपनी से लिए हैं, भारत के अंदर जिस तरीके से परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है ईवीज के एडेप्टेशन का, जो हंड्रेड्स ऑफ परसेंट में और कुछ कंपनीज के लिए तो थाउजेंड्स ऑफ परसेंट में है, उसको देखकर क्लियरली ये समझ रहा है कि भारत जो है ईवीज के लिए रेडी हो गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ साल पहले तक तो दूसरी कंपनीज को बाहर से गाड़ियां लाने के लिए टैक्स कट दे सकती थी ताकि एटलीस्ट इंडिया के अंदर एक वेव आ सके, लेकिन आज वो ये नहीं कर सकती। पहली बात, अगर टेस्ला को भारत परमिशन देती है कि हाँ भाई तुम आके अपनी गाड़ियां भारत में डायरेक्टली इंपोर्ट तरीके से बेचो और हम उसके ऊपर टैक्स डिडक्शंस देंगे, तो आज की डेट में जो कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चर भी कर रही है या जो प्लान भी कर रही है उनके लिए इंसेंटिव नहीं बचेगा। भारत के अंदर ईवीज को जनरल लोगों तक पहुंचाने का काम होगा, वो नहीं हो पाएगा और एक मिड लेवल से लेके अपर मिड लेवल सेगमेंट तक ही ईवीज अटक जाएगी और बेसिकली जो विजन है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेस्ला को चाहिए इमीडिएट पैसा और उन्हें इसके लिए भारत की तरफ से पूरी तरीके से छूट चाहिए इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। अगर ये बात मान भी ले कि भारत दूसरी कंपनीज के अलग टेस्ला को ये छूट देता है कि वो अपनी गाड़ियां मंगवाने के बाद में उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी, तो इसके वजह से दूसरी कंपनीज का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ये भेदभाव क्यों? ये बात ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बाहर आएगी और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग का मास एडेप्टेशन स्केल पे कभी हो ही नहीं पाएगा। और यहीं पर कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट पॉइंट भी हम लगने लगता है। भारत के अंदर ईवी मैन्युफैक्चरिंग के बाद में ईवी की एडेप्टेशन का भी एक बहुत बड़ा प्लान है, लोगों तो गाड़ियां पहुंचाने का प्लान है। हमेशा से ये रहा है ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर कि हमारे देश में जो गाड़ियां बिकती है वो जनरली, क्योंकि हमारे देश की इनकम कम है, इसके वजह से कम सस्ती कीमतों पर बिकती है। गाड़ियां बेसिकली जो भी बिक रही है वो कम कीमतों पर बिक रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में जो गाड़ी हमें 10 लाख में मिलती है, सेम प्राइस अगर हम यूएस के अंदर लगाएंगे तो वहां पर हमें कोई इंफीरियर गाड़ी या उससे ज्यादा सुपीरियर गाड़ी मिलेगी। काइंड ऑफ वो लेवल सेम है, लेकिन भारत के अंदर हमें प्राइस टू फीचर्स का रेशियो, प्राइस टू पावर का रेशियो जो है वो काइंड ऑफ सेम मिलता है, जो कि एक चीज की वजह से सक्सेसफुल रहा है कि भारत की ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंडिजिनस है, भारत के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑटोमोटिव की पूरी सप्लाई चेन जो है वो इंडिया के अंदर ही बेस्ट है और आगे जाकर हमने हमारे देश से चीजें एक्सपोर्ट भी करना शुरू की। अगर हम जब नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ियों वाली बात के दौरान सारी गाड़ियां इंपोर्ट करने लगते तो उस समय पर इंडियन मार्केट के लिए अंडर 10 लाख जो सस्ती गाड़ियां है, जो कि दुनिया भर में जानी जाती है सस्ती होने के लिए, वो कभी भी बन नहीं पाती और जनरल पॉपुलेशन से खरीद नहीं पाता। अगर ईवी के लिए भी इंपोर्ट के अंदर ये चीज की जाती है और प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं किया जाता है, तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा अफोर्डेबिलिटी का, भारत के अंदर ईवी जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती नहीं हो पाएगी और ये इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोकल मार्केट के अंदर हो सकता है। लॉन्ग टर्म विजन रखना किसी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी लॉन्ग टर्म विजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, या फिर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसे आप सुन सकते हो कुको एफएम के ऊपर। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपको हजारों तरीके के ऑडियो बुक्स, बुक समरीज, पॉडकास्ट और ऐसी कई सारी चीजें सुनने में मदद करता है। कुको एफएम आपको उनके ऑडियो बुक्स के रेंज के जरिए एक डीपर नॉलेज डेवलप करने के लिए मदद करता है और आपका लर्निंग के लिए जो पैशन है वो उनके वाइड रेंज ऑफ बुक्स के जरिए बेहतर बनाता है। और जैसे आप सभी जानते हो कि प्यार का मौसम चल रहा है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव, जिसके कारण अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सेल्फ लव 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने की वजह से 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा इनके ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और इसकी वजह से आपके माइंड के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो सेल्फ लव को सेलिब्रेट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। याद रखना ये ऑफर 15 फरवरी तक ही वैलिड रहेगा, तो बिल्कुल भी देर ना करें। अब बात कर लेते हैं टेस्ला की तरफ से कि उनका क्या कहना है।
टेस्ला के तरीके बाकी ऑटोमेकर से काफी अलग है। टेस्ला एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, उनके पास में कोई साइड में दूसरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जिसके जरिए वो प्रॉफिट कमाते रहे, जिसके कारण लो स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए ऑप्शन नहीं है। उनका मेन पॉइंट यही है कि उनकी गाड़ियां इंडियन मार्केट में अगर इंपोर्ट ड्यूटी के साथ में आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनेगी। उसके लिए अगर उन्हें 100% टैक्स देना पड़ेगा तो वो लग्जरी सेगमेंट में चली जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स काफी इफेक्ट होगा और इंडियन मार्केट उनके लिए एक अनप्रॉफिटेबल मार्केट बनेगी, स्पेशली एंट्री के समय पर ही। यहीं पर अगर उन्हें मार्केट टेस्टिंग के लिए छूट मिलती है, पहले कुछ नंबर ऑफ गाड़ियों के लिए वो ये टैक्स लेने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो एटलीस्ट वो देख सकते हैं कि भारत के अंदर वो अपनी फैक्ट्रीज बना पाते हैं या नहीं। यहीं पर उनका दूसरा इशू भी आता है। टेस्ला जो है वो बाकी ऑटोमेटर्स की तरह छोटी मोटी फैक्ट्रीज नहीं बनाते। वैसे छोटी मोटी फैक्ट्रीज जब मैं कहता हूँ तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा जो है वो छोटी फैक्ट्रीज के अंदर गाड़ियां बनाते हैं, वो फैक्ट्रीज भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन टेस्ला जिस स्केल पर, जिस तरीके के ऑटोमेशन के साथ में, जिस तरीके के फ्लूइडिटी के साथ में फैक्ट्रीज बनाते हैं, वो कंपैरेटिवली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किसी ने नहीं देखी। जनरली जो दूसरी ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज होती है उन्हें रेट्रोफिट किया गया है भारत के अंदर ईवीज बनाने के लिए, या इनफैक्ट अगर हम टाटा नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ियों की भी बात करें तो इनको काइंड ऑफ असेंबल किया जाता है बहुत ज्यादा मैनुअल तरीके से, जिनके लिए कोई बहुत बड़ी असेंबली लाइन का वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। काइंड ऑफ एक बहुत बड़े वेयरहाउस के अंदर इन्हें असेंबल किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट करते हुए। लेकिन टेस्ला ऐसा नहीं करता। टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज बनाते हैं, टेस्ला बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाते हैं जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं ईवीज के लिए, जो कि इनकी फैक्ट्रीज के प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। साथ साथ इनका सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा बंधा हुआ है। दुनिया में इनके 4 ही फैक्ट्रीज है, जिसकी वजह से भारत में इतना बड़ा कमिटमेंट बिना मार्केट टेस्टिंग के और जो ओवरऑल डेटा नजर भी आता है इंडियन कंज्यूमर के परचेज के हिसाब से, उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं बनता। टेस्ला आज के डेट में एक अभी भी अपराइजिंग कंपनी है और एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिंग कंपनी नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कमिटमेंट फ्यूचर को देखकर नहीं दे सकते। उन्हें बात करनी है प्रेजेंट के अंदर, जिसकी वजह से वो भारत सरकार से नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं कि उनको ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा अलग दिया जाए। इतना बड़ा रिस्क टेस्ला नहीं ले सकती। अगर 10,000 नेक्सॉन ईवी बिकती है तो उसके पीछे 1 लाख से ज्यादा नॉर्मल नेक्सॉन भी बिक रही है एज एन एग्जांपल। लेकिन टेस्ला जो है उन्हें पूरा इलेक्ट्रिक कार्स ही बेचना है, जिसके लिए उनका जो रिस्क है बाकी कंपनीज के हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि कंप्लीटली एक वैलिड पॉइंट है। अब ये सब चीजें कंसिडर भी कर ले तो ऐसा नहीं कि टेस्ला इंडियन मार्केट के अंदर एक्टिव अभी भी होने की कोशिशें नहीं कर रहा है। रिसेंटली जो ट्वीट हुआ था उसके ऊपर सारे हमारे देश के अलग अलग मिनिस्टर सिम कर रहे थे। उसके बाद में पिछले साल की खबरों की अगर हम बात करें तो टेस्ला इंडियन मार्केट में आने के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो करना शुरू कर चुकी है। बेंगलुरु में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और कुछ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को इन्होंने हायर तक किया है। इसके अलावा मुंबई के वर्ली में इन्होंने एक शोरूम के लिए स्पेस लीज आउट कर लिया है। साथ साथ मुंबई के परेल एरिया में इन्होंने एक काफी अच्छे खासे स्पेस का ऑफिस स्पेस भी लीज आउट किया है। सेम चीज बेंगलुरु में हुई है। टेस्ला की तरफ से इनसाइडर लीक्स ऐसे भी आई है कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई इन 3 शहरों के अंदर वो पहले गाड़ियां बेचना शुरू करेंगे और इसके लिए ऑलरेडी भारत के अंदर उन्होंने जो बेसिक चीजें होती है वो करना शुरू किया है। यानी ऐसा नहीं है कि टेस्ला सिर्फ डिमांड्स रख के कुछ भी नहीं कर रही है। वो भारत के अंदर एंट्री 100% लेना चाहती है, लेकिन जितना हो सके उतना रिस्क वो कम करना चाहती है। और मे बी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि उनकी रिस्क के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर बनते हैं, जिसके अंदर ये इंपोर्ट ड्यूटी वाला टैक्स भी है, जिसकी वजह से वो भारत में एंट्री अभी भी ले नहीं रहे हैं। बेसिकली अगर इन कंक्लूजन कहे तो सरकार भी अपनी तरफ से सही है। वो एक लॉन्ग टर्म ईवी विजन रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो सिर्फ इंपोर्ट मार्केट रहे, जिसकी वजह से देश के अंदर कभी भी अफोर्डेबल ईवीज और मास ईवी एडेप्टेशन ना हो। जबकि एट द सेम टाइम टेस्ला एक पूरी तरीके से अलग ऑटोमोटिव कंपनी है दूसरे सारे ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव कंपनीज के कंपैरिजन में, जिसके वजह से उनको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट देना भी काइंड ऑफ थोड़ा सेंसिबल लगता है एक पॉइंट के ऊपर। जो मैंने शॉर्ट्स बनाई थी वो एक फन मीम जैसी चीज थी, लेकिन इस बात को डिटेल में समझना भी हम सबके लिए जरूरी है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि खुद को प्यार करना ना भूले और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते समय फ्लैट 50% ऑफ पाने के लिए आप सेल्फ लव 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें और हजारों घंटों की जो लाइब्रेरी है कुको एफएम की, उसके साथ में अपना खुद का रिलेशनशिप अपने माइंड के साथ में स्ट्रांग बनाएं।